हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उच्च सागर या फिर उच्च सागरीय संधि की। तो ये संधि क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आज हम इसकी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं खबर क्या है। तो खबर है इंडिया टू रेक्टिफाई हाई सीज ट्रीटी। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये संधि होती क्या है। व्हाट इज द एग्रीमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंट। तो ये हमारी खबर है। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों, जैसा आप अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता है हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी पैटर्न को यहाँ भी फॉलो करेंगे। फिर उच्च समुद्र क्या होता है, सबसे पहले उच्च सागर क्या होता है, उच्च सागर संधि क्या होती है, इस संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, और लास्ट में एक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है। तो जैसा हमने अभी खबर पढ़ी कि भारत ने इस संधि को रेक्टिफाई यानी कि अनुसमर्थित करने का फैसला लिया है। अच्छा, आपको बता दें कि भारत पहले इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है और अब बात हो रही है इसके अनुसमर्थन की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले जरा इसको समझ लें। तो किसी भी संधि के मामले में हस्ताक्षर करने का मतलब होता है कि उस संधि के जो प्रावधान हैं, उस संधि के प्रावधान पर हम सहमति व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन जब बात आती है उसके अनुसमर्थन की, तो हम कानूनी रूप से, जब कोई देश कहता है कि हम कानूनी रूप से इस संधि को मानने के लिए, उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए सहमत हैं और अनिवार्यतः इसके प्रावधानों को मानेंगे, तो ऐसे में अनुसमर्थन उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो भारत इसको कानूनी रूप से मान्यता देने वाला है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो भारत सरकार का होगा वो इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, यानी कि वो इसका कार्यान्वयन करेगा। चलिए आगे देखते हैं कि उच्च सागर होता क्या है। तो उच्च सागर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र होते हैं। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र को हम ईईजेड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने ईईजेड के अलावा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन के अलावा, टेरिटोरियल और कॉन्टिगुअस, ये दो क्षेत्रों के बारे में सुना होगा। ये तीन क्या होते हैं, इसको ईईजेड को हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, टेरिटोरियल वाटर को हम कहते हैं, मतलब जो टेरिटोरियल है इसको हम कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, और जो कॉन्टिगुअस होता है उसको हम कहते हैं सन्निहित, सन्निहित क्षेत्र। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह की जो क्षेत्र होते हैं किसी देश विशेष के लिए सागर में, ये क्या होते हैं इनको समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो जो टेरिटोरियल क्षेत्र होता है उसका मतलब है कि जो देश का मैप है, जैसे भारत के संदर्भ में देखें इस टाइप का भारत का मैप बनता है। तो जो बेस लाइन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ इलाके भारत में इस टाइप से भी रहे होंगे, इस टाइप से रहे होंगे। तो ऐसे में यहाँ एक बेस लाइन सबसे पहले क्रिएट की जाती है, एक बेस लाइन मानी जाती है। इस बेस लाइन से 12 किलोमीटर, सॉरी 12 नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री मील, जो लगभग 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है, तक टेरिटोरियल वाटर होता है। और इस बेस लाइन से 24 किलोमीटर दूर, टोटल 24 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर ये वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है, तक किसी देश का कॉन्टिगुअस क्षेत्र होता है। ठीक है ना, कॉन्टिगुअस क्षेत्र होता है। इसके बाद इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल तक किसी क्षेत्र का ईईजेड होता है, ईईजेड। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेते हैं। तो जो टेरिटोरियल क्षेत्र है इसमें उस क्षेत्र का संप्रभु क्षेत्र होता है, उसमें पूर्ण रूप से उसको अधिकार होता है, इसमें उसको हर तरीके से नियंत्रण प्राप्त होता है क्षेत्र में। जब बात करते हैं हम इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में उस देश में जो आवागमन किसी
देश विशेष का हो रहा है, किसी जहाज का हो रहा है, तो ऐसे में उसको प्रतिबंधित करने का, उसको प्रबंधित करने का, अगर कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे में दंडित करने का उस देश को अधिकार होता है। अब अगर इसको देखें, जो नॉटिकल माइल वाला है, 200 नॉटिकल माइल वाला का ये वाला क्षेत्र है EEZ, इसमें जो संसाधन है, जो रिसर्च करने का काम है, वो देश फ्रीली कर सकता है, उसके संसाधनों पर उस क्षेत्र विशेष का अधिकार होता है। जैसे भारत के संदर्भ में 200 नॉटिकल माइल ऐसे और ऐसे, मतलब अगर भारत का ऐसे अगर बनाएंगे तो इस क्षेत्र में भारत रिसर्च कर सकता है, इसके जितने संसाधन हैं उस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो इस 200, ये वाली जो लाइन है बेस लाइन, इससे 200 नॉटिकल माइल वाला जो क्षेत्र है वो EEZ होता है, जैसे हमने बोला। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं हाई सी, हाई सी। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहाँ एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये किसी देश की बेस लाइन है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस बेस लाइन के बाद जो 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र है वो है टेरिटोरियल वाटर या फिर सी। कंटिगुअस जोन कहते हैं बेस लाइन से 24 किलोमीटर तक, और EEZ हम कहते हैं 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक। ठीक है, जो हमारा टेरिटोरियल क्षेत्र होता है उसके ऊपर किसी क्षेत्र विशेष का नेशनल एयर स्पेस होता है जो 100 किलोमीटर तक होता है। जैसा आपको पता है कि 100 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र ऊपर, मतलब पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र है उसको हम आउटर स्पेस कहते हैं, जहाँ किसी क्षेत्र का अधिकार नहीं होता। ठीक है, और जो एक इमेजिनरी लाइन है जो इस चीज को नोटिफाई करती है उसको हम कहते हैं करमन रेखा। आपने उसको पढ़ा होगा स्पेस पढ़ते समय। और जो 12 नॉटिकल माइल के बाद का जो क्षेत्र है जिसमें EEZ और कॉन्टिगुअस क्षेत्र भी शामिल है, हाई सीज भी शामिल है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल एयर स्पेस, यानी कि स्पेस में उस क्षेत्र विशेष का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो इस 200 नॉटिकल माइल के बाद जो क्षेत्र आता है उसको हम कहते हैं हाई सीज। तो यहाँ आपने हाई सीज समझ लिया है। चलिए, हाई सीज में किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि उसमें जितने भी संसाधन होते हैं उसमें सब देश का समान अधिकार उसको मिलते हैं और उसको वैश्विक संपत्ति माना जाता है। ठीक है, उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। जितनी मछलियां हैं कोई भी देश पकड़ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ इस चीज को हमने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं कि अब हमें उच्च समुद्र संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब अगर हम संधि कर रहे हैं उस उच्च क्षेत्र के बारे में तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। हमने देखा कि समान रूप से सबके अधिकार होते हैं उच्च क्षेत्र में, यानी कि उच्च समुद्र क्षेत्र में हर देश के अपने अधिकार होते हैं। कोई भी देश उसमें संसाधन का दोहन कर सकता है, कोई वैज्ञानिक अन्वेषण करना चाहता है वो कर सकता है, दोहन कर सकता है, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है। अगर वहाँ कोई समस्या होती है, कोई घटना घटित होती है, या फिर वहाँ के कुछ भी चेंजेस होते हैं, उसके इकोसिस्टम खराब होता है, उसके लिए कोई भी देश रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हाल फिलहाल के जो हमारे कानून हैं। इसके बाद ये क्षेत्र है कई समस्याओं से ग्रस्त है। कौन कौन सी समस्याएं हैं इसको हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। एक है अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यानी कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन। ये 1982 में संपन्न हुई संधि है। जो हमने अभी वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखा था, ये वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा अनक्लॉज है, जो अनक्लॉज है उसी के अकॉर्डिंग ये क्षेत्र बांटा गया है। जो उच्च समुद्र है वो 2/3 जो वर्ल्ड ओशियन है उसका प्रतिनिधित्व करता है। 95% ऑफ अर्थ ऑक्यूपाइड जो हैबिटेट है वो यहीं पाया जाता है। इसके अलावा एक समस्या कि केवल 1% क्षेत्र ही इसमें प्रोटेक्टेड है, मतलब इसके प्रोटेक्शन बहुत कम है, कोई भी देश जिम्मेदारी नहीं लेता है। चलिए आगे देखते हैं इस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं। एक
ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहला है समुद्री जैव विविधता की गिरावट। दूसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण, कोई भी देश कूड़े को या फिर अपने कचरे को डंप कर देता है इस क्षेत्र में जाकर, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो उन पर रोक लगाता हो। अवैध और अनियमित मछली पकड़ना, कुछ देश अनियमित रूप से मछली पकड़ते हैं, इस क्षेत्र में असमानता देखी जा रही है मछलियों के मामले में। वैज्ञानिक अनुसंधान की कमी है, जितने अभी वैज्ञानिक अनुसंधान होने चाहिए उच्च समुद्र पर वो नहीं हो पा रहे हैं अभी, क्योंकि किसी भी एक देश का इस पर अधिकार नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं है। ऐसे में अनुसंधान की कमी देखी जाती है, इसीलिए जो संधि है उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्थायी विकास और समुद्री सुरक्षा का मामला भी एक बड़ा मसला है। हम सतत विकास करना चाहते हैं जिसमें समुद्र का विकास भी शामिल है, जैसे वहाँ केबल बिछाना या फिर कोई भी ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस क्षेत्र का सतत विकास हो। उच्च सागर संधि है क्या, चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना है जिसको हम BBNZ भी कहते हैं। BBNZ यानी कि बायो डाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि एक ऐसी संधि जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है, जो नेशनल जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, उससे बाहर है। ठीक है, तो इसको ये संधि भी कहते हैं। महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिए इसको अपनाया गया है, इसका समझौता किया गया है। समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 91 देशों द्वारा इसे हस्ताक्षर किया जा चुका है, जैसा हमने बोला हस्ताक्षर करना हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसको अनुमोदित करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हस्ताक्षर किया है 91 देशों के द्वारा, जबकि अनुमोदित किया है केवल 8 देशों ने, जबकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू होने के लिए लगभग उसको 60 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अगर ये 8 का आंकड़ा 60 पहुंच जाता है तो ये भी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं उच्च सागर संधि के जो विशेषताएं हैं क्या क्या हैं। तो पहुंच एवं लाभ साझाकरण समिति, एक ऐसी समिति जो लाभ साझाकरण के लिए प्रयासरत या फिर प्रयास करेगी। स्वदेशी समुदाय से सहमति, वित्त पोषण, क्लियरिंग हाउस तंत्र और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। अगर इसकी 3 सबसे बड़ी विशेषताएं बतानी हो तो सबसे पहली है ये वाली, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। दूसरी है समुद्री संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। और तीसरी है समुद्री जैव विविधता की रक्षा। अगर इनको महत्व के क्रम में लगाना हो तो सबसे पहले होगी समुद्री जैव विविधता की रक्षा, फिर आएगी इसके क्षेत्र में जो समुद्री संसाधन है उनका न्यायसंगत बंटवारा, और फिर आएगा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जो भी ऐसी गतिविधियां हो रही जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, जिससे समुद्री प्रदूषण हो सकता है, उन गतिविधियों के बारे में पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य रूप से लागू करना। चलिए आगे देखते हैं भारत के लिए इसका महत्व क्या है। मतलब भारत ही नहीं, विश्व के लिए भी इसका महत्व होगा। क्या महत्व है कि समुद्री जैव विविधता का संरक्षण, इससे जैसा हमने 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखा, वो विशेषताएं उसकी आवश्यकता भी हैं, विशेषताएं भी हैं और उसका महत्व भी है। फिर संसाधनों का सतत उपयोग,
सतत विकास के लिए समर्थन, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, वो न केवल अपना विकास चाहता है बल्कि अन्य क्षेत्रों का विकास भी चाहता है। तो ऐसे में समुद्र का विकास भी इसमें शामिल है। अगर समुद्र का सतत विकास होता है तो जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं उनको जो समुद्र के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, महासागरों के नकारात्मक प्रभाव, जो उनका जल स्तर बढ़ रहा है उससे, या फिर अम्लीकरण हो रहा है उनका, उनसे भारत बच सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में, इस संधि से। विकासशील देशों को सशक्तिकरण विकासशील देशों का होगा, क्योंकि विकासशील देशों की क्षमता निर्माण की बात कही जा रही है, और विकासशील देशों की जो तकनीक हैं उनको अपनाने की बात कही गई है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जो हमने अभी देखा इसके विशेषताओं में। और फिर अगला है वैश्विक सहयोग और समन्वय, मतलब जो भी काम इस क्षेत्र में होगा, उच्च संधि में, उच्च समुद्र में, उसमें वैश्विक साझेदारी और सहयोग देखने को मिलेगा, समन्वय देखने को मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। तो प्रश्न है, किसी देश के समुद्री क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सन्निहित क्षेत्र, यानी कि कॉन्टिगुअस क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैला होता है। और प्रादेशिक समुद्र यानी कि टेरिटोरियल क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक फैला होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।